बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही मज़े का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड इट्स नेम इज़ डायनामिक्स 2। चैप्टर नंबर 4 है, नेशनल बुक फाउंडेशन में क्लास 9। स्टूडेंट्स, बहुत सारे मल्टीपल एस्पेक्ट्स का हम जिक्र यहाँ करेंगे, जिनमें फोर्सेस का जिक्र है और फ्रिक्शन का जिक्र होगा, रिटार्डिंग फोर्सेस हम पढ़ेंगे और इनफैक्ट लास्ट में जाकर हम सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को भी समझने की कोशिश करेंगे। टॉर्क भले बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें जो टॉपिक है टॉर्क है, मोमेंट ऑफ फोर्स, उसको भी पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम को भी पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मुझसे पूछें कि क्लास 9 में सबसे अच्छा और सबसे मजे का और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, तो मैं कुछ 2-3 चैप्टर्स, टॉपिक नहीं चैप्टर कौन सा है, तो मैं 2-3 चैप्टर में से इस चैप्टर को भी सरे फहरिस्त रखूंगा कि ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आई विश कि आप ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है फोर्सेस ऑन बॉडीज। स्टूडेंट, आप सबको पता है कि फोर्सेस के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि फोर्सेस कहते होते हैं कि किसी भी चीज पर जब पुश और पुल किया जाए, यानी पुश पुल, यानी किसी चीज को धकेला जाए, किसी चीज को खींचा जाए, इसको फोर्स कहा जाता है। किसी चीज की डायरेक्शन को चेंज किया जाए, चेंजिंग डायरेक्शन, तो ऑब्वियसली यू वुड डू विद द हेल्प ऑफ फोर्स। आप ये भी फोर्स की मदद से ही कर सकते हैं। इसी तरह आपको अगर फोर्स रिटार्डिंग भी होती है कि अगर आप फर्ज करें एक बॉडी जा रही है तो उसको जो अपोजिट साइड से फोर्स लगती है, दैट इज कॉल्ड रिटार्डिंग फोर्स। तो ये फोर्सेस के बारे में मैं बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछें कि फोर्स जिसका फॉर्मूला F इज इक्वल टू ma है, तो मेरे लिहाज से मुझे सबसे फेवरेट कौन सा जो है वो फॉर्मूला लगता है, एंड दिस इज F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। कि एक्चुअली फोर्स जो होती है उसकी वजह से किसी भी बॉडी में मोमेंटम चेंज होता है। यानी अगर फर्ज करें एक बॉडी है हमारी, ये गाड़ी है हमारी, अगर ये गाड़ी मूव कर रही है और इसकी स्पीड vi है, फर्ज करो vi 3 मीटर पर सेकेंड है, और ये गाड़ी थोड़ी देर पे जाकर, ये देखें, ये गाड़ी आपकी यहां पहुंच गई और इसकी vf 4 मीटर पर सेकेंड होगी, तो स्टूडेंट्स इसका जो पहला मोमेंटम था, इनिशियल मोमेंटम, वो फाइनल मोमेंटम से कम हो गया, क्योंकि मोमेंटम जो होता है वो हमारा mv के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? mv के इक्वल होता है। सो मैथ तो दोनों वक्त एक ही था, क्योंकि वही बस थी। ऐसा नहीं हुआ कि बस वहां जाके जो है वो कोई ट्राम बन गई, बस ही रही। लेकिन एक चीज की वजह से जो है वो आपका मोमेंटम, इस गाड़ी का मोमेंटम जो है वो इंक्रीज हुआ, एंड दैट इज स्पीड, वेलोसिटी। पहले इसकी वेलोसिटी 3 थी, अब इसकी वेलोसिटी होगी हमारे पास 4 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट, इसका मोमेंटम जो है इसके मोमेंटम से ज्यादा हो गया, तो हम कह सकते हैं कि हम जब चेंज इन मोमेंटम फाइंड करेंगे तो वो होगा आपका pf माइनस pi, यानी mvf माइनस mvi, ये हो जाएगा। तो एक्चुअली फोर्स जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को कहते हैं, यानी मोमेंटम में चेंज लाना और कितनी देर में चेंज लाई आपने। सो इन दोनों का जो रेशो होता है दैट इज कॉल्ड फोर्स, उसको फोर्स कहा जाता है। देखिए स्टूडेंट, किसी भी बॉडी, न्यूटन का फर्स्ट लॉ था कि अगर एक बॉडी जो चल रही है ना जिस स्पीड से, वो उसी स्पीड से चलती जाएगी जब तक उसको कोई रोकेगा नहीं। तो ये इसको इसी स्पीड से चलना चाहिए था इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स। लेकिन जैसे ही इस पे फोर्स लगेगी तो ये 4 मीटर पर सेकंड पे जाएगी, अदरवाइज ये नहीं जा सकती। तो इसका मतलब है मोमेंटम चेंज करने में सबसे बड़ा हीरो का किरदार फोर्स का होता है। तो फोर्स के लगने से ही मोमेंटम चेंज होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये बातें मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका था, ये मैंने रिवाइज कराई आप लोगों के लिए, क्योंकि आज मैंने फोर्सेस के हवाले से मजीद डिस्कशन करनी थी। मैंने आज करना है कि एक बॉडी पर अगर बहुत सारी बॉडीज पर फोर्सेस लग रही हों, फर्ज करें अगर ये एक बॉडी है, या चले यूं करते हैं, टग ऑफ वॉर कर रहे हैं, टग ऑफ वॉर, एक रस्सा कशी में यहां
एक लड़का यहाँ खड़ा है और ये इस साइड पे फोर्स जो है वो 4 न्यूटन की लगा रहा है। एक और लड़का है वो फोर्स जो है वो 5 न्यूटन की लगा रहा है, और इसी तरह एक और लड़का है वो फोर्स लगा रहा है 3 न्यूटन की। तो सारी फोर्सेस इस साइड पे लग रही हैं। और यहां भी टग ऑफ वॉर में आप चेक करें कि यहां एक फोर्स लग रही है, फोर्स ए, वो लग रही है 3 न्यूटन, और एक फोर्स और लग रही है बी, वो है 6 न्यूटन, और एक फोर्स और लग रही है, तो वो हमारे पास सी फोर्स है, वो हमारे पास 3 न्यूटन है। तो स्टूडेंट्स आप गौर से देखें कि सारे फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, यानी एक ही लाइन के ऊपर लग रही है, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है। यानी ये 3 फोर्सेस की डायरेक्शन एक साइड पर है और इन 3 फोर्सेस की डायरेक्शन हमारी एक साइड पर है। तो स्टूडेंट्स जब हम किसी बॉडी पे लगने वाली फोर्सेस का जिक्र कर रहे होते हैं तो एक्चुअली हम क्या करते हैं, हम सारी फोर्सेस का सम करके इसको नेट फोर्स में लेकर आते हैं कि एक्चुअली नेट फोर्स कितनी लग रही है। देखिए अगर मैं यहां की तमाम फोर्सेस का सम कर दूं, सम ऑफ ऑल फोर्सेस, तो वो हमारे पास 4, 5, 9 और 3, 12 होगा टुवर्ड दिस डायरेक्शन, यानी इस डायरेक्शन में हमारी लग रही है। और यहां के सम ऑफ फोर्सेस जो होंगी 3, 6, 9 और 3, 12 न्यूटन आया, और इसका मैंने प्राइम नाम रख लिया थोड़ा डिफरेंट रखने के लिए, और इसकी डायरेक्शन जो थी वो इस साइड पर थी। एंड ऑफ द डे आप ये कहेंगे कि ये नेट फोर्स इसकी जो है वो हमारे पास 0 लग रही है। व्हाई? स्टूडेंट फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन होती है। आप अगर कभी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर प्लॉट करें फोर्स को तो इस ओरिजिन से इधर वाली फोर्सेस को हम प्लस की फोर्स का कहते हैं, और इधर की जो फोर्सेस हैं उनको हम माइनस की फोर्सेस कहते हैं। तो जब हम टोटल फोर्सेस का सम करेंगे, चलिए इसका नाम भी आप डबल प्राइम कर लें, तो अगर हम इनका सम ऑफ फोर्सेस करें, डबल प्राइम कर लें, तो आप देखें ये भी 12 न्यूटन है और ये माइनस का 12 न्यूटन होगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन हमारी इस साइड पर होगी। सो वी विल टेक दिस नेगेटिव। आपका एक्स एक्सिस यहां पॉजिटिव होता है, यहां एक्स एक्सिस हमारा नेगेटिव होता है। तो जिस डायरेक्शन में आप एक्स एक्सिस के ले जा रहे हो वो साइन भी आपने साथ लगाना होता है, यानी एक्चुअली ये नेगेटिव है तो हम नेगेटिव 12 लेंगे, तो टोटल फोर्सेस हमारे पास जो हो जाएंगी वो 0 हो जाएंगी। सो एक्चुअली इन तमाम बातों से एक बात साबित हुई, व्हेन फोर्सेस आर अप्लाइड इन अ बॉडी और इन मैनी बॉडीज, बहुत सारी में, सो वी डोंट सी ओनली वन फोर्स, वी सी ऑल द फोर्सेस, and we at the end of the time we actually find the total of the force which is called net force। हम फिर टोटल फोर्स का जिक्र करते हैं जो कि हमारे पास एक नेट फोर्स होती है, और नेट फोर्स एक्चुअली कंप्लीट स्टोरी उसके बारे में बता देती है कि एक्चुअली नेट फोर्स कितनी है। फर्ज करें अगर स्टूडेंट्स यहां अगर एक फोर्स और एफ डी लग रही होती 4 न्यूटन, तो ऑब्वियसली यहां क्या लगना था हमारे पास, इसकी टोटल फोर्सेस हो जानी थी 16 न्यूटन। तो जब मैं 16 न्यूटन यहां लिखता, 16 न्यूटन लिखता, तो ऑब्वियसली 16 न्यूटन ने 12 न्यूटन से बड़ा होना था। तो जब हम इनको माइनस करेंगे तो टोटल हमारे पास जो नेट फोर्स आ जाएगी वो माइनस में 4 न्यूटन आएगी। क्योंकि माइनस की डायरेक्शन इस साइड पर है, तो इसका मतलब है इस साइड की जो फोर्स होगी वो 4 न्यूटन की होगी, यानी उस साइड की फोर्सेस को हमें फिर 0 लेना होगा, क्योंकि एक्चुअली वो 12 न्यूटन है, ये 16 है। 12 और 12 एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो 4 फोर्स जो थी वो हमारी एक एक्स्ट्रा फोर्स थी जिसको हम नेट फोर्स कहेंगे। जब किसी बॉडी पर या डिफरेंट बॉडीज पर बहुत सारी फोर्सेज अप्लाई होती हैं, बहुत सारी फोर्सेज अप्लाई होती हैं, तो उस वक्त हमें हमारे पास फोर्सेस की 2 टाइप्स होती हैं। एक होता है पैरेलल फोर्सेस, पैरेलल फोर्सेस, और एक होता है नॉन पैरेलल फोर्सेस। नॉन पैरेलल फोर्सेस। डियर स्टूडेंट्स, पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं? पहले तो हमें समझना पड़ेगा पैरेलल क्या चीज होती है। हाँ, ये मैथमेटिक्स की एक इस्लाह है, पैरेलल क्या होती है।
स्टूडेंट्स हमने पैरेलल ये पढ़ा था कि दो लाइनें जब वो अगर उनका जो है वो डायरेक्शन एक ही साइड पर हो और वो बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल हो, यानी दे आर नॉट बाइसेक्टिंग और इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट एनी पॉइंट, ये किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, वेदर वी आर एक्सटेंडिंग इट और नॉट, हम इसको एक्सटेंड करें या ना करें, ये बिल्कुल दरिया के दो किनारों की तरह चलती जाएंगी और ये किसी भी जगह पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। सो इसको कहते होते हैं पैरेलल फोर्सेस। यानी अगर आपके पास फर्ज करो ये एक कोई भी एक क्लोज बॉडी है, इस क्लोज बॉडी में बहुत सारे आपके पास ये ले बॉइल्ड एग्स पड़े हुए, ये बॉइल्ड एग्स हमारे पास पड़े हुए और इनके वेट के बारे में डिस्कशन करें, क्या इनके वेट की जो है, वेट एक्चुअली एक फोर्स होती है, क्या इनके वेट पैरेलल हैं या नहीं है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा हर एक का वेट जो होता है वो डाउनवर्ड होता है, नीचे की तरफ, नीचे डाउनवर्ड। सो स्टूडेंट्स हर एक की जो वेट है, वेट की जो फोर्स एक्चुअली वेट फोर्स ही होती है, वो पैरेलल होती है, दे डोंट intersect each other, in fact they will go with equally with each other, ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलते हुए जाते हैं। सो इनको पैरेलल फोर्सेस कहते होते हैं। नॉन पैरेलल वो होता है कि फर्ज करें अगर आपकी ये एक ऑब्जेक्ट है, आपने एक फोर्स यहां लगाई, ये फोर्स लगा रहे हैं आप, ये फोर्स 1 और एक फोर्स यहां से कोई लगा रहा है फोर्स 2, तो अगर ये फोर्स को हम एक्सटेंड करें और इसको एक्सटेंड करें, दे विल मीट एट अ पॉइंट, ये किसी ना किसी पॉइंट पर जाके एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। तो ये चूंकि ये मिल रहे हैं, दे आर नॉट कॉल्ड पैरेलल फोर्सेस, दे आर नॉन पैरेलल फोर्सेस। सो डेफिनेशन इज पैरेलल फोर्सेस आर दोज फोर्सेस हु आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी वो फोर्सेस जो एक दूसरे को के पैरेलल होती हैं एंड दे डोंट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट, वो किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। लेट मी राइट द डेफिनेशन। स्टूडेंट्स वो फोर्सेस जो एक दूसरे के पैरेलल हो, दोज फोर्सेस व्हिच आर पैरेलल टू ईच अदर are known as parallel forces and those who are not parallel to each other are known as non-parallel forces. Students, parallel forces की भी 2 टाइप्स होती हैं, वो मैं आपको यहाँ पढ़ाने जा रहा हूँ। इसकी 2 टाइप्स में पहली फोर्स होती है like parallel forces, पहली टाइप होती है like parallel forces, like parallel forces। और जो सेकंड टाइप होती है वो होती है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ये 2 फोर्सेस की टाइप्स है। लाइक पैरेलल फोर्सेस स्टूडेंट्स वो फोर्स होती है जो होती तो पैरेलल है, यानी जैसे अभी मैंने गाड़ी का बताया था, सॉरी उसका एक्स का बताया था कि एक्स की डायरेक्शन वेट की एक ही तरफ थी, होती तो पैरेलल है और इनकी डायरेक्शन भी सेम होती है। दोज पैरेलल फोर्सेस हुज डायरेक्शन इज सेम, जिसकी डायरेक्शन सेम आर सेम, जिनकी डायरेक्शन सेम हो, एक ही जगह पर हो। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल अभी मैंने आपको वो एक्स की दी थी, इसी तरह बहुत सारी एग्जांपल हो सकती हैं। जैसे ये आपका एक गाड़ी है, इसको ऑब्वियसली धक्का देने वाले जो होंगे वो आपके एक ही डायरेक्शन में दे रहे होंगे, ऐसा कोई भी नहीं है कि वहां से कोई डायरेक्शन में धक्का दे रहा हो, फिर तो वो गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर पाएगा, फिर तो वो बराबर करने की कोशिश करेगा, इससे अच्छा गाड़ी खड़ी रहे। तो वो एक ही डायरेक्शन में दे रहे होते हैं, तो वो अगर एक ही डायरेक्शन में दे रहे हो, डायरेक्शन चेंज ना हो, तो चूंकि सारे पैरेलल फोर्सेस हैं तो ऐसे फोर्सेस को लाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। बट अगर डायरेक्शन डिफरेंट हो जाए, फर्ज करें ये इसकी डायरेक्शन यहाँ है और इनकी डायरेक्शन यहाँ है, सो इन 3 फोर्सेस के मुकाबले में ये 3 फोर्सेस जो हैं ये इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, ये है पैरेलल है। हो सकता है कि ये जो आपकी फोर्स है ये आपस में मिलती भी ना जाए, इंटरसेक्ट ना करे। अगर देखें इंटरसेक्ट क्यों होता है ये भी सुनिए, कि अगर एक लाइन है तो दूसरी ये जाए तो ये इंटरसेक्शन हुई है, लेकिन अगर एक लाइन उसके ऊपर से जा रही है, इक्वली उसी लाइन ऑफ एक्शन में जा रही है, सो दैट इज वी डोंट कंसिडर दिस, इसमें हमारे पास वो पैरेलल ही रहता है अगर उसी लाइन में चलता जाए।
लेकिन अगर लाइन से आजाद हो जाए तो वो हमारे पास पैरेलल नहीं रहता। तो बहरहाल होती ये दोनों पैरेलल है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या हमारे पास डिफरेंट है। तो हमारे पास दोज पैरेलल फोर्सेस whose direction are not same, directions aren't same, ये सेम नहीं होती। आई होप आप समझ गए होंगे। ये दोनों एक दूसरे के नॉन पैरेलल अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है, जबकि ये तीन आपस में एक दूसरे के लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, और ये तीन आपस में भी एक दूसरे के लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। लेकिन अगर हम इसको उससे मैच करें, सो दे बोथ डिविजन्स आर अनलाइक पैरेलल फोर्सेस बिकॉज दे आर पैरेलल बट डायरेक्शन इज डिफरेंट। एक उधर है तो एक इस साइड पर है। आई होप आप लोग ये समझ गए। डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक वेरी क्रिस्पी टॉपिक 4.2 है। आई थिंक ये इसका नंबर आप नेशनल बुक फाउंडेशन में चेक कीजिएगा। ये टॉपिक नंबर 4.2 है, मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसको टॉर्क भी कहा जाता है। मुझे टॉर्क बड़ा अच्छा नाम लगता है, तो ये आपकी मर्जी है। आप मोमेंट ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं और इसको टॉर्क भी कह सकते हैं। टॉर्क का एक बल्कि एक साइन भी होता है, यूं, ये साइन है टॉर्क का, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, इसका साइन भी होता है, इसको टॉ या टॉर्क कहा जाता है। स्टूडेंट्स, समटाइम ऐसा होता है कि जो फोर्सेस होती है ना, वो किसी बॉडी में ट्रांसलेशनल मोशन नहीं लाती। ये देखें, ये गाड़ी है ना, ये जो अभी मैंने गाड़ी थोड़ी देर पहले ड्रॉ की थी, ये हमने गाड़ी ड्रॉ की। अगर मैं यहां फोर्स लगाता हूं तो ये क्या करेगी, ये इस बस को स्ट्रेट चलाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आप यहां से फोर्स लगाएं बस घूमनी शुरू हो जाए। हाँ, स्टीयरिंग को मोड़ना नहीं है, स्टीयरिंग बिल्कुल सीधा रखना है, घूमनी शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल इसी मेथड से अगर आपके पास कोई भी बॉडी है, जब आप उसमें फोर्स लगाते हैं तो बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में जाती है। अगर आप फोर्स अपवर्ड लगाएंगे, बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में ऊपर जाएगी। ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे जाकर, वर्क में भी पढ़ेंगे ये चीज जाकर। सो आप जहां जहां फोर्स लगाएं तो बॉडी आमतौर पर, अभी तक हमने ट्रांसलेशनल मोशन को पढ़ा था, लेकिन आज हम रोटेशनल मोशन को पढ़ने जा रहे हैं। सम टाइम ऐसा होता है स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये एक मार्कर है, ये एक जगह से फिक्स है, मेरे हाथ में फिक्स हुआ हुआ है, समझ लें। ये एक इसका पिवट पॉइंट है, ये इसका हाइंज है। आप यहां से इसको ना फोर्स लगाते हैं, आप फोर्स लगा रहे हैं, आप इसको चलाने की कोशिश ऊपर की तरफ कर रहे हैं, लेकिन ये पॉइंट फिक्स था, फिक्स पॉइंट था, ये वाला पॉइंट फिक्स था। इस फिक्स पॉइंट ये नहीं ऊपर जा सकता था, क्योंकि फोर्स अप्लाई यहां हो रही थी और ये इसके साथ बड़ा मजबूती से गड़ा हुआ था। तो होगा क्या कि आप उस बॉडी में रोटेशन पैदा करनी शुरू कर देंगे, यानी ये घूम रहा है, यूं घूमा है, ये रोटेशन पैदा करनी शुरू कर देंगे। इस रोटेशन के लिए दो चीजों का होना बहुत जरूरी है, एक अप्लाइड फोर्स, एक मोमेंट आर्म। इसको मोमेंट आर्म कहते हैं। मोमेंट आर्म इज द डिफरेंस फ्रॉम हाइंज टू द पॉइंट वेयर यू अप्लाई द फोर्स, यानी उस फिक्स पॉइंट से जहां आप फोर्स लगा रहे हो वहां तक का जो टोटल डिस्टेंस होता है उसको मोमेंट आर्म कहते हैं। यानी एग्जैक्टली मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये है, फर्ज करो अगर मैं यहां फोर्स अप्लाई करता हूं, सो यहां से अगर ये फिक्स है, ये पॉइंट फिक्स है किसी जगह पर, तो यहां से यहां तक का जो होगा इसको मोमेंट आर्म कहेंगे। मोमेंट आर्म को एल से भी जाहिर किया जा सकता है, आर से भी जाहिर किया जा सकता है और डी से भी जाहिर किया जा सकता है। तो ये तीनों नाम है, आप डी रख ले, वैसे आपकी बुक में डी रखा हुआ है, डी नाम रखा है, वैसे मुझे सबसे अच्छा नाम इसका आर लगता है, क्योंकि अगर ये जब घूमेगा ना तो ये यूं घूमेगा तो ये रेडियस बन जाएगा एक्चुअली, अगर देखा जाए तो रेडियस की मुनासबत से उसका नाम आर ज्यादा बेहतर और सुटेबल भी रहता है। तो ये हो गया स्टूडेंट। तो आपने क्या किया, फोर्स अप्लाई की, और फोर्स अप्लाई करते ही बॉडी के अंदर रोटेशन पैदा होनी शुरू होगी। सो ये जो रोटेशनल इफेक्ट पैदा हुआ है ये एक्चुअली इस फोर्स से, और ये जो इसका यहां से यहां तक का मोमेंट आर्म है उसकी वजह से पैदा हुआ है। सो हम कह सकते हैं टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस इन अ बॉडी, यानी इस बॉडी के अंदर जो टर्निंग इफेक्ट यानी जो सर्कुलर मोशन रोटेशनल मोशन पैदा हुई है, अ फिक्स पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट पर ड्यू टू अप्लाइड फोर्स, जो कि फोर्स से पैदा हुई उसको टॉर्क कहते हैं। यानी जो टर्निंग पैदा हुई उसको क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। स्टूडेंट्स का एक फॉर्मूला भी है टॉर्क, जिसको टॉर्क के साइन से लिखा जाता है, ये D क्रॉस F के इक्वल होता है या R क्रॉस F के इक्वल होता है। ये दोनों वेक्टर हैं, टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी है स्टूडेंट्स, ये मैं आपको थोड़ा सा आगे जाकर बताता हूँ। टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी एक्चुअली इसका फॉर्मूला है DF साइन थीटा,
आगे जाकर पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको इतना मुश्किल में नहीं, सीधा DF लिख लें, ये इसका फॉर्मूला। टॉर्क एक स्टूडेंट्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी जो डायरेक्शन होती है वो राइट हैंड रूल से मेजर होती है। स्टूडेंट्स ये देखें, ये मेरा राइट हैंड है, आपने फोर्स यहां लगाई, बॉडी मूव यहां करने लगी, तो आपने राइट हैंड को यूं आपने बनाना है, यूं इस तरह करके फिस्ट बनानी है, जिसमें जो आपका थंब है वो एक वर्टिकली हाई हो, जबकि कर्ल ऑफ फिंगर्स यूं होनी चाहिए। तो आपने कर्ल ऑफ फिंगर्स उस तरफ रखनी है जहां बॉडी घूम रही है, क्योंकि बॉडी यहां से यहां घूम रही है तो मैं कर्ल ऑफ फिंगर्स यूं रखूंगा। तो जो ये थंब है ये टॉर्क की डायरेक्शन को बताएगा। तो आपके टॉर्क की डायरेक्शन इस साइड पर है। तो अगर फर्ज करो यही फोर्स ऊपर से लग रही होती यहां से, तो टर्निंग इफेक्ट इस साइड पे पैदा होना था, यानी यूं पैदा होना था आपका, यानी ये यूं ही है, जैसे ही मार्कर है आप इसको करें तो टर्निंग इफेक्ट ये पैदा हो रहा है इसमें, क्योंकि फोर्स ऊपर से लग रही है। तो उस वक्त आपने, चूंकि आपका सर्कुलर जो है वो इधर पैदा हो रहा है, यानी यूं, कर्ल ऑफ फिंगर्स यहां है, ये देखें यूं है, तो जो थंब है वो अंदर की तरफ है, तो जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी वो अंदर की तरफ होगी जेड एक्सिस में, वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में नहीं होगी। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्लेन में होते हैं, जेड एक्सिस जो होते हैं वो स्पेस में होते हैं, क्योंकि आप तो यहाँ बता नहीं सकते कि अंदर की तरफ टॉर्क कहाँ है। कभी आप लोग अगर पेज टाइट करें ना, तो पेज टाइट करते हैं, जब क्लॉकवाइज करते हैं तो वो अंदर की तरफ जा रहे होते हैं, जब एंटी क्लॉकवाइज खोलने की कोशिश करते हैं तो पेज बाहर आ रहे होते हैं। तो ये उसी के एग्जाम्पल से आप समझने की कोशिश करें सारे का सारा। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि DF के इक्वल होती है। D की यूनिट M होती है, इसकी न्यूटन, तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर। आई होप आप स्टूडेंट्स टॉर्क को समझ चुके होंगे। स्टूडेंट्स फोर्स लगाने से दो किस्म के टॉर्क पैदा हो सकते हैं। एक टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज पैदा होता है, ये यूं, यानी इसमें मार्कर यूं घूम के आपका आ रहा है। एक क्लॉकवाइज पैदा होता है, यानी यहां से यहां घूम के आ रहा है। अगर फोर्स ऊपर से लगेगी तो क्लॉकवाइज, अगर फोर्स नीचे से ऊपर लगेगी तो एंटी क्लॉकवाइज। और अगर मैं दोनों टॉर्क को एक्सप्लेन करूं, जो क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज यूं होगा, तो मैं यूं कर्ल ऑफ फिंगर रखूंगा, क्योंकि मेरी रोटेशन यूं हो रही है इस साइड पर, थंब नीचे की तरफ है, तो टॉर्क की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी। जो नीचे वाला टॉर्क होता है वो नेगेटिव होता है। सो क्लॉकवाइज टॉर्क इज नेगेटिव, याद रखिएगा, क्लॉकवाइज टॉर्क इज नेगेटिव। और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, यानी क्लॉकवाइज के बिल्कुल अपोजिट, जैसे यूं एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, थंब कहां है स्टूडेंट्स, बाहर की तरफ इधर, तो ये पॉजिटिव टॉर्क होता है। कौन सा होता है, पॉजिटिव टॉर्क। तो इसको पॉजिटिव टॉर्क कहते हैं। पॉजिटिव, ये नेगेटिव टॉर्क है और ये पॉजिटिव टॉर्क है। ये हमारे पास, ये बात आपने याद रखनी है, आगे जाकर हम इक्विलिब्रियम में भी इसको समझेंगे। स्टूडेंट्स थोड़ी सी एप्लीकेशन का जिक्र करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, एप्लीकेशन का जिक्र करते हैं। स्टूडेंट्स टॉर्क क्या चीज है, ये तो आपको समझ आ गई। टॉर्क होता है DF के, DF, F और D एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये बात याद रखिएगा। यानी फर्ज करें अगर ये है, ये इसका पिवट पॉइंट है, आप यहां से फोर्स लगा लें तो फोर्स और ये मोमेंट आर्म जो है, मोमेंट आर्म को D कहते होते हैं, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, ये बात याद रखिएगा। अगर ये 90 डिग्री का रहेगा, 90 डिग्री रहेगा, तो हमारे पास टॉर्क ज्यादा पैदा होगा। अगर ये 90 डिग्री ना हुआ, किसी डिफरेंट डिग्री से आप करेंगे, तो ये हमारे पास जो टॉर्क है ये हमारे पास फिर कम पैदा होगा, ये ज्यादा नहीं पैदा हो सकता। इमेजिन करें कि ये दरवाजा है, ये देखें ये दरवाजा है, आप जब इसको खोलेंगे यूं करके तो ये बड़े आराम से खुलेगा, लेकिन अगर आप यहां से फोर्स इस साइड में लगाएंगे तो ये बड़ी मुश्किल होगी, आप फोर्स ही लगा, क्योंकि एंगल आपका जो है वो डिफरेंट हो चुका है, फिर 90 का नहीं होगा। यानी अगर आप इस डोर को, ये डोर है, ये डोर है, अगर फर्ज करें आप इसको यहां से खींचते बिल्कुल सीधा बाहर की तरफ खींचते हैं तो ये आराम से खुल जाएगा। लेकिन अगर आप इसकी फोर्स इस डायरेक्शन में लगा देते
सो इट्स नॉट गोइंग टू ओपन इजीली, ये आराम से नहीं खुलेगा। तो आपका ये पिवट पॉइंट है, ये हाइंज है, यहां से यहां तक का जो होता है उसको मोमेंट आर्म कहते होते हैं। इस मोमेंट आर्म और इस फोर्स के अंदर 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। अगर तो इसके और इसके अंदर 90 डिग्री का एंगल है तो स्टूडेंट्स एक बात ये याद रखें, हमेशा ये आराम से खुल जाएगा। तो 90 से नीचे और कम नहीं लगाना आपने। दूसरी बात स्टूडेंट्स, अगर मैं फोर्स को यहां ले आऊं या डी को यहां ले आऊं, चले डी को यहां ले आऊं, F इज इक्वल टू टॉर्क मल्टीप्लाई 1/d हो गया। मैंने इस डोर को खोलना है, ये देखिए इस डोर में फोर्स लगाने से जो टॉर्क पैदा होता है वो एक टॉर्क है जो कि इसका कांस्टेंट टॉर्क है। बेशक आप इस डोर को यहां से खोलें, उसका एक ही जैसा टर्निंग इफेक्ट है हर वक्त। ये नहीं है कि उसका टर्निंग इफेक्ट चेंज होगा, ऐसा नहीं होगा कि यहीं खुलेगा इसी जगह पर, ऐसा नहीं होगा कि आप इसको फोर्स लगाएंगे यहां खुल जाए, यानी उसका टर्निंग इफेक्ट एक ही जैसा है हर वक्त। तो ये टर्निंग इफेक्ट जो है ना, ये कांस्टेंट है किसी भी एक बॉडी का। तो फोर्स और मोमेंट आर्म एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर एक चीज डिनोमिनेटर के नीचे हो, दूसरी साइड पे न्यूमिनेटर में हो, तो ये दोनों का जो ताल्लुक होता है ये इनवर्स रिलेशन होता है। जबकि अगर ये कांस्टेंट रखा जाए तो याद रखना, जब दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, सो यू नीड टू हैव वन थिंग कांस्टेंट, उसको कांस्टेंट होना चाहिए। अगर ये कांस्टेंट नहीं है देन यू कैन नॉट डेवलप द रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स। आप दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप डेवलप ही नहीं कर सकते। अब इसका मतलब हुआ कि जितना मोमेंट आर्म कम है आपकी फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी आपको। यानी फर्ज करें अगर मैं यहां से फोर्स लगाता हूं इस पॉइंट से, तो मोमेंट आर्म इतना रह गया मेरा, तो आपको यहां से ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी इन ऑर्डर टू ओपन इट। इसको खोलना है अगर आपने रोटेशन पर, अगर आप यहां फोर्स लगाते हैं इस पॉइंट पर, मोमेंट आर्म और छोटा कर दिया तो आपको और ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। यहां कर दिया तो इतना मोमेंट आर्म रह गया तो आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। सो जितना जितना आप शॉर्टन करते जाएं मोमेंट आर्म को, उतनी ज्यादा आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। डियर स्टूडेंट्स, मुझे हमेशा से एक मेरे बच्चे हैं, अक्सर औकात में उनके साथ प्ले ग्राउंड में जाके सीसा की गेम खेलता होता हूँ। सीसा क्या होता है स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जिसका ये और ये बैलेंस होता है, उसका यहां से यहां तक भी मोमेंट आर्म बराबर है, ये D1, और यहां से यहां तक का भी मोमेंट आर्म हमारा इक्वल है, दोनों साइड के मोमेंट आर्म इक्वल है अगर देखे जाए तो। मेरे अक्सर बच्चे जब बैठते होते हैं यहाँ, लेट से ये बैठे हुए मेरे बच्चे, ये जी बैठे हुए बच्चे, खड़े हैं, चलो खड़े, ये बैठे हुए, मैं अक्सर औकात उनके साथ खेल रहा होता हूँ। ये ले मैं यहाँ बैठा हूँ, बल्कि अक्सर मेरे बच्चे मुझसे पूछते बाबा आप हाउ डू यू मैनेज। इसका मतलब है मेरा हमारा और आपका वजन जो है वो बराबर है, हालांकि माशाल्लाह वैसे मैं सूखा हुआ हूँ, लेकिन चले बहरहाल वो इस जगह पर मैं बैठा हूँ, मैं और वो बैलेंस करके रखते हैं। तो बच्चे हैरान होते हैं ये कैसे मुमकिन है, हम दोनों का, इन दोनों का वजन अगर बराबर है तो तभी ये बॉडी बैलेंस रह सकती है। अगर एक साइड पे वजन ज्यादा होगा तो बॉडी क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ चली जाएगी, यानी सीसा नीचे की तरफ चला जाएगा। तो एक दिन मैंने किसी को बताया, मैंने कहा देखो बच्चों, फर्ज करें ये बॉडी है, इसका 5 न्यूटन टोटल वजन है, हालांकि इतना नहीं होता, जनरली मैं एग्जांपल दे रहा हूं, और मोमेंट आर्म जिस जगह पे बैठा हुआ है वहां से पिवट पॉइंट तक, ये पॉइंट यानी वो पॉइंट जो इस बॉडी के जेरे असर आ रहा है, वहां तक जो टोटल डिस्टेंस है फर्ज करो वो अगर मेरा 10 मीटर है, तो स्टूडेंट्स ये जो बॉडी है ये टॉर्क DF लगा रही है और क्लॉकवाइज नीचे की तरफ लगा रही है, नहीं देखे ना, ये नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे फोर्स लग रही है तो ये नीचे की तरफ लग रही है, यानी यूं हमारे। तो DF आप देखें, D कितना है इसका स्टूडेंट्स 10 और F है 5, तो ये हो जाएगा 50 न्यूटन मीटर। लेकिन चूंकि क्लॉकवाइज है तो मैं इसको हमेशा क्या लूंगा, नेगेटिव लूंगा, क्लॉकवाइज टॉर्क नेगेटिव होता है। अब मैं क्या किया करता था, मैं हमेशा फर्ज करें 25 न्यूटन मेरा वजन है, एग्जाम्पल, हालांकि इतना नहीं है, 25 न्यूटन है, तो मैं बैठता था नियरली 2 मीटर दूर बैठता था, क्योंकि मेरा वजन 5 टाइम। अब स्टूडेंट्स देखें,
ये जो फोर्स लग रही है यहाँ पे टॉर्क होगा डी एफ के इक्वल, ये टॉर्क 1 है, ये टॉर्क 2 है, लेकिन ये टॉर्क चूंकि इस साइड पर है, यानी ये देखे इस साइड पर है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज पैदा होना है इस साइड पर। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क मैं थोड़ी देर पहले बताया था पॉजिटिव होता है। सो डी हमारे पास है 2 और एफ है हमारे पास 25, तो ये भी 50 न्यूटन मीटर आ गया। सो अगर जब मैं सम ऑफ टॉर्क करूंगा -50 + 50, तो आपके पास टोटल रिजल्ट जो है वो 0 आएगा। इसका मतलब है रोटेशनल इफेक्ट नहीं पैदा होगा, 0। तो ना बॉडी इधर जाएगी ना बॉडी इधर आएगी। तो इस बात से साबित हुआ कि मैं ट्रिक कर सकता हूं अपने बच्चों के साथ। इसका मतलब हरगिज नहीं है कि मेरा वजन ज्यादा है तो मेरी बॉडी इस साइड पे झुकेगी, हरगिज नहीं। आपको टॉर्क को देखना है, और टॉर्क जो है वो जितना मोमेंट आर्म होगा उस पर आपको कम फोर्स लगानी पड़ेगी। देखिए यहाँ मोमेंट आर्म 10 मीटर था ये, और आपको सिर्फ 5 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ी। यहाँ मोमेंट आर्म जो था वो 2 मीटर का था, आपको 25 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ी इन ऑर्डर टू इक्वलाइज इट, सो दैट दे कुड बी 0 एंड कुड बी कैंसल्ड विद ईच अदर एंड विल गिव यू 0 एज आंसर। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक हमारा यहाँ अख्ताम को पहुँचता है, तो नेक्स्ट टॉपिक तक आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।